जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके बीच में पुनः ज्योग्राफी के इस सेक्शन को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग लास्ट टाइम पे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र को पढ़ रहे थे। और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र भारत की तीसरी ऐसी नदी तंत्र थी जो हिमालय पर्वत से निकलती थी। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारा जो उत्तर भारत के नदियों का तंत्र पढ़ाने का जो प्रारंभ था, वह भारत की नदियों को हमने दो भागों में बांटकर पढ़ाना स्टार्ट किया था। आप मेरा पिछला अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हम लोगों ने भारत की समस्त नदियों को दो भागों में बांट रखा है। एक हिमालयन नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। तो हमने हिमालयन नदियों के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र को पढ़ा था, बहुत डिटेल में पढ़ा था। उसमें किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन जो छूट रहा होगा हमारे दिमाग पर या हमारे नज़र से अगर नहीं मिला होगा तो आप निश्चित तौर पे हमें याद दिलाइए। उसके संबंध में, उसके डिटेल के संबंध में मैं आपको पर्सनल बता सकता हूँ, मैं आपको मैसेज के माध्यम से बता सकता हूँ। इन सभी बातों का ख्याल आप भी करें क्योंकि आपके पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा न उत्पन्न हो, इसलिए हम पूरी डिटेल फॉर्म लेकर आपके बीच में उपस्थित हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो सेक्शन है वो हम दक्षिण भारत तरफ बढ़ रहे हैं और प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत हम आज प्रारंभ कर रहे हैं नदियों को पढ़ाना, जिसमें नदियों के कंप्लीटली तंत्र को लेकर हम लगातार आपके बीच में बने हुए हैं। उसी के अंतर्गत हम आज दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि उत्तर भारत की नदियां यदि मैदानी नदियां हैं तो दक्षिण भारत की नदियां पठारी नदियां हैं। उत्तर भारत की नदियों में काफी बहाव और काफी मोड़ दिखता है, लेकिन दक्षिण भारत की नदियों में ज्यादातर रेखी नदियों के तौर पर जाना जाता है। अगर हम उत्तर भारत की नदियों को देखें तो ग्लेशियर से उतरने वाले जल को लेकर यह उत्तर भारत नदियां बारहमासी बहती हैं। वही दक्षिण भारत की नदियां बरसाती नदियां होती हैं, बरसातों के दिनों में ज्यादा बहती हैं। बरसात समाप्त होने के बाद कुछ नदियां सूख जाती हैं तो कुछ में थोड़े बहुत पानी बहते हैं। दोस्तों, यहां तक हम बात करें कि दक्षिण भारत नदियों को सामान्यतः भ्रंश से संबंधित नदियां माना जाता है क्योंकि दो पठारों के बीच से, दो पर्वतों के बीच से बहने का इनका एक रिवाज है और उसी के अंतर्गत ये बहती हुई भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में अपने बहाव क्षेत्र को रखती हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि दक्षिण भारत की नदियां सामान्यतः दो भागों में बंटती हुई नजर आती हैं। एक तो अरब सागर अर्थात जो नदियां पश्चिम की तरफ बहती है वो अरब सागर में गिरती है, जो नदियां पूरब की तरफ बहती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आज हमारा जो सेक्शन है इसी दो भागों में से एक भाग अर्थात अरब सागर में गिरने वाली नदियों को लेकर हमारा आज का क्लास है। और आपका जो वीडियो है वो पूरी तरह से अरब सागर में गिरने वाली नदियों को ही लेकर जो है कि रहेगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारा अरब सागर में गिरने वाली नदियां, याद बस ध्यान रखेंगे कि अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों में स्थित है और बड़ा एक सागर होने के साथ उसमें जो नदियां गिरती हैं वो मुख्य रूप से कौन कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, कौन सी नदियां गिरती हैं और किस प्रकार की विशेषताओं को लेकर इससे प्रश्न पूछा जाता है, उन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पहली नदी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है नर्मदा नदी। हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ एक पहाड़ी है और यहीं से एक नदी आपको सीधी जाती हुई दिखाई दे रही है और ये नदी आकर यहाँ खंभात की खाड़ी कह सकते हैं इसे, या अरब सागर कह सकते हैं, इसी में आकर गिर रही है। मैं आपको बता दूं कि यह है खंभात की खाड़ी और नदी का नाम है नर्मदा नदी। दोस्तों, एक पवित्र नदी है, एक महत्वपूर्ण नदी है और इस पर प्रश्न भी महत्वपूर्ण रूप से बनते हैं। हम उन्हीं की चर्चा करेंगे जो नर्मदा से रिलेटेड हैं और नर्मदा नदी की विशेषताओं से संबंध रखते हैं। मैं बता दूं कि नर्मदा नदी यह मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है। मैं आपको बता दूं कि यह नदी पूरब से निकल रही है और पश्चिम की तरफ बह रही है। ध्यान देंगे कि पूरब से निकलकर पश्चिम की तरफ बहने वाली इस नर्मदा की लंबाई जो है वह 1312 किलोमीटर है। मीन्स 13-12 का कॉम्बिनेशन है, आप समझ सकते हैं। 1312 किलोमीटर लंबी यह नदी आकर खंभात की खाड़ी में अर्थात अरब सागर में गिरती है।
मैं बता दूं कि नर्मदा जो नदी है वह मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र में कुछ हिस्से में बहती है, गुजरात में बहती है और फिर खंबात की खाड़ी में गिरती है। अर्थात हम इस तरह से बात करें कि सर्वाधिक बहाव मध्य प्रदेश में है दोस्तों, और मध्य प्रदेश में इसका बहाव अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 87% तक मध्य प्रदेश में बहती है, 1.5% महाराष्ट्र में बहती है और 11 से कुछ ऊपर गुजरात के क्षेत्रों में बहती है। अर्थात मध्य प्रदेश में ज्यादा बहती है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाती है, मध्य प्रदेश की गंगा कही जाती है, मध्य प्रदेश की वरदान कही जाती है नर्मदा, इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है नर्मदा। तो दोस्तों नर्मदा को मैंने बताया कि नर्मदा आपके अमरकंटक से निकलती है और नर्मदा इस तरह से बहते हुए आपकी खंबात की खाड़ी में गिरी है। ज्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं नर्मदा से वो ये पूछे जाते हैं कि नर्मदा किस शहर से होकर गुजरती है, नर्मदा के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो नर्मदा किनारे बसा हुआ है जबलपुर शहर, जो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर भी है। तो दोस्तों यह नर्मदा 3 राज्यों से होकर बहती हुई नजर आ रही है और नर्मदा की महत्वपूर्ण विशेषताओं में यह है कि यह बरसाती नदी है, यह एक रेखी नदी है, यह एक तरह से कह सकते हैं कि दोस्तों कि विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच भ्रंशों से होकर बहती है। आप यहां देख पा रहे हैं कि विंध्य पर्वत श्रेणी में विंध्य पर्वत, भारमेर पर्वत और कैमूर पर्वत नर्मदा के उत्तर में स्थित है और सतपुड़ा पर्वत, महादेव पर्वत और मैकाल पर्वत ये नर्मदा के दक्षिण में स्थित है और इसी के बीच से गुजर रही है नर्मदा नदी। तो आप देख सकते हैं इन दोनों पर्वतों के बीच के भ्रंशों से होकर गुजरती है नर्मदा नदी। अब देखेंगे दोस्तों कि नर्मदा जब खंबात की खाड़ी में गिरती है तो यह कोई डेल्टा नहीं बनाती है। दोस्तों नर्मदा खंबात की खाड़ी में गिरती है तो डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है और भारत में जितनी भी नदियां बहती हैं उनमें नर्मदा सबसे बड़ा ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाने का कार्य करती है। अर्थात गंगा यदि सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है तो नर्मदा सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है। यह भी नर्मदा की एक बड़ी विशेषता है। दोस्तों मैं बता दूं कि नर्मदा पर हालांकि नर्मदा से संबंधित जो सरदार सरोवर बांध है, नर्मदा बहुउद्देशीय परियोजना, वो भी नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है। उस परियोजना में तीनों राज्य तो जुड़े ही हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। उस नर्मदा परियोजना से लाभ लेने का कार्य राजस्थान भी करता है। यह भी मैंने आपको मैं बता दिया और आगे भी चलकर इसका डिस्कशन करूंगा जब हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। कि जो नर्मदा की सहायक नदियां हैं उसमें प्रमुख रूप से कौन सी नदियां हैं, तो आप नोट कर लीजिए कि तवा नदी, हिरण नदी, दूध नदी, शक्कर नदी, वरना नदी, बरनेर नदी, ये प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो नर्मदा की सहायक नदियां हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि नर्मदा नदी पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि धुआंधार नामक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। हालांकि धुआंधार, मधार, पुनासा इस प्रकार के जलप्रपात भी नर्मदा पर स्थित है, लेकिन धुआंधार सबसे प्रचलित है, इसलिए इस पर बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात किस शहर के किनारे है और किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर है और जबलपुर शहर के किनारे है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि नर्मदा जब खंभात की खाड़ी में गिरती है तो नर्मदा के मुहाने पर, दोस्तों नर्मदा के मुहाने पर एक द्वीप है जिसका नाम है खादिया वेट द्वीप। तो याद रखेंगे खादिया वेट द्वीप नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। अब हम अगला चलते हैं ताप्ती नदी के तरफ। दोस्तों तो ताप्ती नदी आप मैकाल पर्वत के दक्षिण में मुल्ताई नामक पहाड़ी से निकलती है और फिर वो नदी इसी रूप में जैसा मैं दिखा रहा हूं इसी तरह से बहती हुई और यह भी आती है अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों मैं बता दूं कि ताप्ती नदी भी एक महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी भी पूरब से निकलती है, पश्चिम की तरफ बहती है। इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है और यह नदी भी एक रेखी नदी है।
एक भ्रंशी नदी है, दो पर्वतों के बीच से बहती है, अर्थात यह सतपुड़ा और अजंता के बीच से होकर बहती है। दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा सिमिलर जो है नर्मदा और ताप्ती की स्थितियां बनती हैं। जैसे मैं थोड़े से आपको बताऊं कि नर्मदा नदी भी मैकाल पर्वत के पास से निकलती है, ये भी मैकाल पर्वत के पास से निकलती है। दोस्तों यह भी पूरब से पश्चिम तरफ जाती है, यह भी पूरब से पश्चिम तरफ जाती है, यह भी अरब सागर में गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है, यह भी अरब सागर खंभात की खाड़ी में गिरती है, यह भी भ्रंशों से होकर बहती है, यह भी भ्रंशों से होकर बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से नर्मदा भी बहती थी और ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है। दोस्तों बस इसका अंतर इस बात को लेकर है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूरी तक बहती थी, जबकि ताप्ती नदी सर्वाधिक दूरी तक महाराष्ट्र में बहती है। भले ही निकलती है मध्य प्रदेश से, लेकिन मध्य प्रदेश में यह नदी 15% तक की दूरी तय करती है, जबकि कह सकते हैं कि नर्मदा मध्य प्रदेश में ज्यादा बहती थी 87% तक और ताप्ती 15% तक बह रही है। दोस्तों ताप्ती सबसे अधिक जो है यह महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बहती है, 79% समथिंग महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बहती है और बाकी 5% 7% गुजरात के क्षेत्रों से होकर बहती है। और ताप्ती भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होकर बहते हुए नर्मदा के जैसी ही खंभात की खाड़ी में गिरती है। याद रखेंगे दोस्तों कि नर्मदा जिस तरह से खंभात की खाड़ी में गिरती थी और एस्चुरी बनाती थी, वैसे ही ताप्ती भी खंभात की खाड़ी में गिरती है और एस्चुरी बनाती है, अर्थात डेल्टा न बनाकर एस्चुरी अर्थात ज्वार नदमुख बनाती है। एक और बात बता दूं आपको कि भारत के दक्षिण भारत से निकलने वाली ऐसी नदी जो सबसे लंबी हो और अरब सागर में गिरती हो तो उसका नाम है नर्मदा नदी। और इसी प्रकार की दूसरी सबसे लंबी नदी है तो वह है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी दोस्तों एक महत्वपूर्ण नदी है। ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर जो गुजरात का है वो बसा हुआ है, अर्थात सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। तो यह भी इस प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से पहचानी जाने वाली नदी है, जहां नर्मदा बिंद और सतपुड़ा के बीच से बहती थी, वहीं सतपुड़ा और अजंता के बीच से होकर बहती है। तो दोस्तों इसकी बड़ी विशेषता यह है कि पहले इसकी हम सहायक नदियां बता दें तो ताप्ती नदी की सहायक नदी है पूर्णा नदी, ताप्ती नदी की सहायक नदी गिरना, बोरी, पंजरा, ओनर, ये सभी नदियां ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं और ताप्ती नदी के साथ अपने जल को लेकर आगे बढ़ती हैं, पूरब से निकलकर पश्चिम की तरफ जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की ताप्ती की विशेषता थी। और ताप्ती के बाद हम अब छोटे नदियों की तरफ बढ़ रहे हैं जो सामान्यतः अरब सागर में गिरती है। तो उसमें इन दोनों नदियों के बाद एक नदी है जो बिंद पर्वत श्रेणी से निकल रही है, आप देख पा रहे हैं बिंद पर्वत श्रेणी है और यहीं से निकल रही है नदी। जिस नदी को मैंने निकाला है वो ये नदी है जो आकर आपकी खंभात की खाड़ी में गिर रही है। मतलब ये नदी उत्तर की तरफ जा रही है, फिर पश्चिम और दक्षिण होकर खंभात की खाड़ी में गिर रही है। मैं आपको बता दूं कि इस नदी का नाम है माही नदी। ये नदी है जो दोस्तों ये माही नदी है और माही नदी की अपनी एक विशेषता है और महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसकी विशेषता क्या है? यह नदी दुनिया की ऐसी नदी है और दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अर्थात अगर यहां से कर्क रेखा निकलता तो एक बार यहां काटती है और एक बार यहां काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली दुनिया की एकमात्र नदी है माही नदी, जो मध्य प्रदेश के बिंद श्रेणी से निकलती है और राजस्थान होते हुए यह गुजरात होकर और अरब सागर में गिर जाती है। अर्थात माही नदी का बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात राज्य है। दोस्तों मैं बता दूं कि माही नदी जो है 583 किलोमीटर लंबी नदी है और इसकी सहायक नदियां सोम नदी है, अनास नदी है, पनप नदी है। ये मुख्य ऐसी नदियां हैं जो माही की सहायक नदी है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसी बात को लेकर माही सबसे ज्यादा विशेषता में रखती है, इसलिए क्योंकि यह कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है और ऐसा दुनिया में एकमात्र नदी है माही जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहां मैं बता दूं कि
मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कोई नदी है तो लिम्पोपो नदी है, जो नामीबिया में बहती है और कुछ देशों में और बहती है, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसी तरह से भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो अफ्रीका की नदी है, कांगो जायरे नदी है, हालांकि बहुत विशाल नदी है। यह अफ्रीका से होकर जब भूमध्य रेखा गुजरती है तो उसी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और ऐसा करने वाली कांगो जायरे भी दुनिया की एकमात्र नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली दुनिया की एकमात्र नदी है लिम्पोपो, और सिर्फ दुनिया की एकमात्र नदी है। उसी तरह से माही नदी कर्क रेखा को काटने वाली दुनिया की एकमात्र नदी है और वो भारत में बहती है। अब देखते हैं दोस्तों इस माही नदी की विशेषता के साथ अब साबरमती, ये जो साबरमती नदी है, ये साबरमती नदी देख सकते हैं। साबरमती नदी भारत के इतिहास के पन्नों में महत्वपूर्ण नदी है। इस पर महात्मा गांधी इसके किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, और साबरमती पहले बहुत गंदी नदी थी, बहुत प्रदूषित नदी थी। अब इसमें सुधार करते हुए इसकी जीवनधार किया गया है, इसमें नयापन लाया गया है। दोस्तों ये नदी काफी शुद्ध हो गई है, काफी बेहतर हो गई है, और मॉडल के रूप में इस नदी को प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों ये नदी जो है कि अरावली पर्वत के दक्षिण में स्थित मवाड़ नामक पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों मवाड़ नामक पहाड़ी से जब साबरमती नदी निकलती है तो यह राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में बहते हुए ये चली आती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी दोस्तों मैं बता दूं कि 371 किलोमीटर लंबी नदी है और राजस्थान तथा गुजरात राज्य में बहती है। साबरमती की विशेषता यह है दोस्तों कि साबरमती के किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। दोस्तों साबरमती के ही किनारे महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक स्थल के तौर पर साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। दोस्तों साबरमती फ्रंट जो है अहमदाबाद में बहुत खूबसूरत सा फ्रंट बनाया गया है, जहां लोग पर्यटन के दृष्टिकोण से वहां पहुंचते हैं, इसलिए भी साबरमती नदी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साबरमती नदी की प्रमुख सहायक नदी है सई नदी, हाथमाती नदी, वाकुल नदी और बतरक नदी। यह मुख्य रूप से साबरमती की सहायक नदियां हैं, जिसमें सई, हाथमाटी, वाकुल और बतरक ये मुख्य रूप से सहायक नदियां हैं। और साबरमती नदी का फिगर आप देख सकते हैं। साबरमती नदी इस तरह से बहते हुए आकर और अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों एक और छोटी नदी है बहुत महत्वपूर्ण, जिस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वह नदी है लूनी नदी। और लूनी नदी आप देख सकते हैं साबरमती जहां अरावली के दक्षिण और पूरब तरफ से निकलती है, वही लूनी नदी अरावली के दक्षिण और पश्चिम तरफ से निकलती है और नाग नामक पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों यह अरावली पर्वत के पास में स्थित नाग नामक पहाड़ी है, वहीं से निकलती है लूनी नदी। और लूनी नदी निकलती है दोस्तों राजस्थान से। लूनी नदी निकलते हुए जब गुजरात के कच्छ के क्षेत्रों में पहुंचती है तो यह कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। दोस्तों यह नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो किसी सागर में न समाकर यह अपने राजस्थान गुजरात के कच्छ आधारित जो मरुस्थल है उसी में जाकर विलुप्त हो जाती है, अर्थात गुम हो जाती है नदी। इसको कहते हैं लूनी नदी। दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदियां हैं जवाई नदी, सुखड़ी नदी, लिलड़ी नदी और मिठड़ी नदी। जवाई, सुखड़ी, लिलड़ी और मिठड़ी यह लूनी की प्रमुख सहायक नदियां हैं और 495 किलोमीटर की यह यात्रा तय करती है और कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा कच्छ का रण जंगली गधों के लिए काफी प्रसिद्ध है और दुनिया भर में चर्चित है। उस पर भी आपके सामने प्रश्न पूछे गए हैं। और कौन सी ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में जाकर विलुप्त होती है, वो लूनी नदी है और राजस्थान तथा गुजरात राज्य में बहती है। आपको मैं फिगर के आधार पर दिखा दिया ये लूनी नदी कैसे बहते हुए आकर और यहीं पर विलुप्त हो जाती है। एक नदी मैं उसके ऊपर बनाया हूं, हालांकि चर्चा उसकी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो छूट न जाए इसलिए उस पर ध्यान आपको भी रखना होगा। एक घग्घर नदी है दोस्तों, और घग्घर नदी हालांकि उत्तर भारत से आती है और उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश स्थित शिवालिक की श्रेणियों से जब निकलती है घग्घर नदी तो यह आती है तो पंजाब में, और पंजाब के बाद राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रवेश करती है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि गंगानगर जिला एक सूखाग्रस्त जिला है और हनुमाननगर जिला भी एक सूखाग्रस्त जिला है। उन्हीं क्षेत्रों में आकर
घग्घर नदी भटनेर का एक मरुस्थल है। हालांकि मैंने यहाँ दिखा रखा है, आप जूम करके जरूर से देख सकते हैं इस जगह को। भटनेर का मरुस्थल ऐसा मरुस्थल है जहां घग्घर नदी आकर वह भी विलुप्त हो जाती है, वह भी उसी मरुस्थल में समा जाती है। अर्थात लूनी नदी भी जिस तरह से कच्छ के रण में समा रही है, उसी तरह घग्घर नदी भी भटनेर के मरुस्थल में समा जाती है। यह भी आपको जानने योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं। और सरस्वती इसकी प्रमुख सहायक नदी है। आप याद रखेंगे, सरस्वती इसकी प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों, यह स्थितियां ऐसी बनी जिसमें सभी नदियों को हमने क्रमवार पढ़ाने का प्रयास किया और सबकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। एक और नदी ऐसी है जिसको मैं, हालांकि गंगा नदी में आपको उल्लेखित कर रखा हूं, लेकिन यहां भी उल्लेखित कर दे रहा हूं। इसी अमरकंटक के पास से दोस्तों एक नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं सोन नदी, और ये गंगा में जाकर मिलती है। सोन नदी ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और उत्तर में बहते हुए जाकर गंगा में मिलती है, सोन के पास में, पटना के पास में दोस्तों। तो उसे सोन नदी कहते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण नदी है। दोस्तों, ये जो भी नदियां आप पढ़े हैं वो सभी की सभी नदियां अरब सागर में मुख्य रूप से गिर रही थी। और अरब सागर भारत के वह उस क्षेत्रों में स्थित है जहां नदियां पूरब से निकलकर पश्चिम की तरफ चल के गिरती हैं। तो ज्यादातर इस नदियों में अधिकतम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नर्मदा नदी से पूछे गए हैं, ताप्ती नदी से पूछे गए हैं, लूनी नदी से पूछे गए हैं और साबरमती नदी से पूछे गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका ध्यान जैसे भी इस नदियों पर पड़े, आप इन नदियों के महत्ता को समझकर अपने क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो भी कुछ और भी एक्सेस चाहते होंगे वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। किन राज्यों से होकर बहती है मैंने इसको डिसाइड कर दिया, कितनी लंबी और कितनी कौन सी कितनी सहायक नदियों के साथ ये नदियां बहती हैं वो भी मैंने डिसाइड कर दिया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो देखना चाहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए। अगर हमारे नए व्यूवर्स हैं तो हमें हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि हमें और अच्छे से अच्छे वीडियो को आपके बीच में पहुंचाने का एक हौसला मिल सके। दोस्तों, आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।